morning to all of you. I hope you all are in good health. Sorry for too much delay. आज जो हमने डिस्कस करना है वो है प्रोसेस कॉस्टिंग। यानी प्रोसेस कॉस्टिंग वैसे तो बहुत लेंथी चैप्टर है, लेकिन हम इसके थोड़े से पार्ट बना लेंगे, 2-3 पार्ट, तो उसमें इजीली कवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले प्रोसेस कॉस्टिंग में जो आपको बात पता होनी चाहिए वो ये है कि प्रोसेस कॉस्टिंग वर्क इन प्रोसेस के लिए होती है। ये अच्छा कन्फ्यूजन रहती है पेपर तक कि अब इसमें हम कौन से इनपुट्स लेंगे, यानी इनपुट का मटेरियल लेंगे या फिनिश गुड का लेंगे, तो ये वो होगा जो वर्क इन प्रोसेस में होगा, यानी जो भी प्रोसेस के अंदर होता है। आप इसको नेम से भी करवा सकते हैं, जैसे नेम से ही पता लग रहा है कि प्रोसेस कॉस्टिंग है, यानी वो मटेरियल जो भी प्रोसेसिंग के अंदर है, जो ना कि हम लेंगे फिनिश गुड्स और ना ही रॉ मटेरियल, जो उनके दरमियान वाला होता है ना वर्क इन प्रोसेस, उसको हम यहाँ पे सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है कि अब जब भी हम कोई मटेरियल या फिनिश गुड बना रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम मेनली डिस्कस कर रहे होते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू, डायरेक्ट लेबर एंड देन फैक्ट्री ओवरहेड आउटपुट, तो हमने कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना, तो इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड ओवर आउटपुट को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब कभी कभार यहाँ पे इस तरह होता है कि वो डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को स्किप करके सिंपल कन्वेंशन कॉस्ट दे देते हैं। तो वो भी मैंने पॉइंट लिख दिया कि डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो कन्वेंशन कॉस्ट के इक्वल होता है। ठीक है। तो सिंपल हम उसको ले लेते हैं। ठीक है। तो फिर यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की जगह आ जाएगा कन्वेंशन कॉस्ट ओवर आउटपुट। ठीक है। अब यहाँ पे हम नॉर्मल लॉस भी ऐड कर लेते हैं कि कभी कभार इस तरह होता है, ज़रूरी तो नहीं जितना इनपुट आए उतना ही आउटपुट आए, देयर इज सम लॉस। तो फिर उस नॉर्मल लॉस को जो हम डायरेक्ट मटेरियल प्लस कन्वेंशन कॉस्ट होगी उसमें से नॉर्मल लॉस को माइनस करके आउटपुट पे डिवाइड कर देंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है। अब जो नॉर्मल लॉस हो रहा होता है, कुछ यूनिट्स होते हैं उनको हम कुछ ना कुछ उस पर करके उसको आगे सेल आउट कर देते हैं। तो वो जब नॉर्मल लॉस यूनिट्स को आगे सेल आउट करते हैं तो उसमें जो वैल्यू रिसीव होती है उसको हम स्क्रैप वैल्यू कह रहे होते हैं। ठीक है। और अगर क्वेश्चन में हमें स्क्रैप वैल्यू गिवन है, देन कॉस्ट पर यूनिट जो होगी उसमें जो है हम स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस जो है उसको माइनस कर देंगे कन्वेंशन कॉस्ट में से। ठीक है। अब यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इनपुट होता है, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर हमने पढ़ लिया, नॉर्मल लॉस हमने पढ़ लिया। ठीक है। अब कभी कभार इस तरह होता है कि नॉर्मल लॉस जो होता है ना वो बेसिक रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं। तो कोई भी फैक्ट्री जब अपना कोई बजट सेट कर रही होती है तो वो लिख देती है कि एक्सपेक्टेड लॉसेज हैं कि 10% हमें लॉस होगा, क्योंकि इतनी दफ़ा तो उसने ये बना लिया है ना बजट, उसको अब पता है कि 10% लॉस होना ही होना है। तो उस 10% लॉस जो उसका एक्सपेक्टेड है उसको हम नॉर्मल लॉस भी कह देते हैं। ठीक है। लेकिन कभी कभार इस तरह होगा कि जो नॉर्मल लॉस जिसको हम एक्सपेक्टेड लॉस भी कह रहे हैं वो उससे ज़्यादा हमारा एक्चुअल लॉस जो है वो ज़्यादा का हो जाएगा। तो ये डिफरेंस आ जाएगा ना बिटवीन एक्सपेक्टेड लॉसेज एंड एक्चुअल लॉसेज। तो उनके दरमियान की जो वैल्यू होती है उसको हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं, कि जितना हमने सोचा लॉस लॉस उससे ज़्यादा हो गया। अगर लॉस उससे ज़्यादा होगा तो उसको एबनॉर्मल लॉस कहेंगे, और अगर लॉस उससे कम होगा तो अबनॉर्मल गेन कहेंगे। अब उसकी वैल्यू को कैसे कंप्यूट करेंगे तो वो आगे नेक्स्ट मैंने सवाल बताया हुआ है, लिखी हुई है। तो फिर कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड और माइनस आ जाएगा स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, वो तो हम पहले ही पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है। देन हम उसको डिवाइड कर देंगे आउटपुट प्लस एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स, यानी एबनॉर्मल फॉर एग्जांपल हमारा नॉर्मल लॉस था कि हमें जो है वो 10% लॉस आएगा, लेकिन लॉस आ गया 20% का। तो बीच में एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ 10% का। तो वो जो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स वैल्यू नहीं आएगी, यूनिट्स जो होंगे उसको हमने आउटपुट के अंदर प्लस कर देना है, और अगर गेन हो रहा है यानी कि एक्चुअल लॉस कम आ रहा है तो उसको हम माइनस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे बहुत गलती करते हैं कि एबनॉर्मल लॉस और गेन को प्लस करना है या माइनस। तो लॉस को प्लस करना है और गेन को माइनस करना है। ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट ऐड किया है वो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस का है। ठीक है। कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड गेन के साथ हम क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस को ऐड कर रहे हैं। तो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस दो तरह से आगे सब डिवाइड होगा, विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल एंड विद रिस्पेक्ट टू कन्वेंशन। ठीक है। आगे मैंने पूरा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल है, उसके साथ आगे ब्रैकेट में जो वैल्यू दी होती है वो मेनली इनपुट की होती है। ठीक है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, एक्चुअल भी, अप्लाइड भी है। अच्छा, जब हमें एक्चुअल और अप्लाइड दोनों फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए होंगे तो कन्वेंशन कॉस्ट में हम अप्लाइड को लिखेंगे। ठीक है। देन क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है और उसके आगे लिखा हुआ है 60% कंप्लीट। तो ये 60% जो कंप्लीट होता है ये विद रिस्पेक्ट टू कन्वेंशन होता है, वैसे यहाँ पे मेंशन है या नहीं मेंशन, लेकिन जब भी 60% कंप्लीट सिंपल भी लिखा हुआ है तो हम यही एज्यूम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कन्वेंशन गिवन है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो हमारी 3 मेन स्टेटमेंट्स बनेंगी, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट एंड स्टेटमेंट ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये तीनों हम मेनली कॉस्ट पर यूनिट को फाइंड करने के लिए करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में सबसे पहले हम स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड यूनिट्स लेंगे। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड में क्या क्या आएगा, यानी जो हमारा इनपुट होगा, ठीक है, इनपुट में से माइनस कर देंगे क्लोजिंग, तो जो वैल्यू आएगी उसको हम विद रिस्पेक्ट टू मटीरियल एंड कन्वेंस 100% यूज़ करेंगे। अच्छा, ये स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड की वैल्यू होती है हमेशा 100% पे होती है, यानी आगे जाके आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी जो है वो कम ज़्यादा होती है, लेकिन स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड ऑलवेज जो है वो 100% पे रहेगी। देन हम क्लोजिंग को ले लेंगे, और क्लोजिंग की हमने देखी यहाँ पे लिखा हुआ था 60% कंप्लीट, तो विद रिस्पेक्ट टू कन्वेंस आई है। ठीक है, मटीरियल हमेशा 100% एज्यूम करेंगे, उसको ऐसे ही लिख लेंगे, देन उसको प्लस करेंगे, देन कॉस्ट पर यूनिट हम निकालेंगे। तो यहाँ पे जब कॉस्ट पर यूनिट आएगी वो करंट पीरियड कॉस्ट लेंगे। करंट पीरियड कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू मटीरियल और कन्वेंस आपको दी हुई है 3 लाख और 1,20,000 जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी हुई है, लेकिन हमने वहाँ पे कन्वेंस कॉस्ट लेंगी, और कन्वेंस कॉस्ट में 2 चीज़ें होती हैं, लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स। और फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी अगर एक्चुअल दिया हुआ है तो एक्चुअल लेंगे, अगर दोनों दिया हुआ है तो फिर हम अप्लाइड वाला, तो यहाँ पे अप्लाइड वाला आ जाएगा। देन उसको जो ईपी की वैल्यू आई होगी उसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ इवोल्यूशन जो होती है ना वो सेम होती है जैसे हमारी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट होती है, तो वहाँ से जो जो वैल्यूज़ निकली होंगी उसको लेके और कॉस्ट पर यूनिट में जो जो वैल्यू उनकी आई होगी उसके साथ उनको मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आएगा वो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस है कि हमारा अब सवाल में क्लोजिंग के साथ साथ ओपनिंग भी ऐड हो गया। तो ओपनिंग के आगे भी देखिए लिखा हुआ है 40% कंप्लीट विद सेम डाटा, यानी जो पिछले वाला सवाल है वही हम डाटा ले रहे हैं, लेकिन साथ हम ओपनिंग को भी ऐड कर रहे हैं। तो ओपनिंग के लिए नेक्स्ट 2 तरह की मेथड होते हैं, फीफो या एवको। ये आप आगे पिछले चैप्टर वेटेड एवरेज में भी पढ़ के आ चुके होंगे, तो वही यहाँ पे बार बार यूज़ होगा। ठीक है, तो इसमें जो एवको है ना वो थोड़ा सा ईजी है, लेकिन फीफो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना भी नहीं है। तो एवको में भी सेम वही है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट और स्टेटमेंट ऑफ इवोल्यूशन जैसे मैंने पीछे नॉर्मल में पढ़ाई है वैसे ही आएगी, बस उसमें जो स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड है ना, तो वहाँ पे ओपनिंग पहले हम लेते थे इनपुट माइनस क्लोजिंग, अब वहाँ पे ओपनिंग भी ऐड हो जाएगी, ओपनिंग इनपुट माइनस क्लोजिंग आएगा। ठीक है, लेकिन जो कॉस्ट पर यूनिट है ना उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, वहाँ पे ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस भी ऐड होगा, देन करंट पीरियड कॉस्ट एंड देन डिवाइड करेंगे उसको, जो हमारी ईपी आएगी, देन हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट, यानी जो एडिशनल वर्ड ऐड हुआ है वो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस का होगा। ठीक है, देन हम फीफो को लेंगे। फीफो जो है वो फीफो में जो कॉस्ट पर यूनिट है वो सेम होती है जैसे हमने नॉर्मल में पढ़ी है, यानी उसमें हम ओपनिंग ऐड नहीं करेंगे, लेकिन उसमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और इवोल्यूशन चेंज हो जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर कि जब जब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन चेंज होगी तब तब इवोल्यूशन प्रोडक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जब बनाएंगे तो उसमें ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की वैल्यू लेंगे, और पीछे जो दी हुई थी ना 40% कंप्लीट, तो उसकी ऑपोजिट लेनी होती है, यानी अगर 40% कंप्लीट लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे 60% लेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने 30% ले लिए, 30% ही आना है, यहाँ पे 60% ही आना है। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पे 60% ये आएगा। ठीक है, तो मटेरियल जो है वो 100% रिज्यूम होता है, लेकिन वो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे और स्टेटमेंट ऑफ इवोल्यूशन में भी नहीं लिखेंगे, इसी वजह से मैंने उसके आगे हैश लगा दी कि यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ओपनिंग नीचे 60% आएगा और उसकी वैल्यू भी 60% के अकॉर्डिंग लेंगे, यहाँ पर मैंने 30% रिज्यूम करके ले लिए। ठीक है, देन स्टार्टेड एंड कम्प्लीटेड में चेंज आ जाएगा, उसमें ये चेंज आएगा कि जिस तरह हमने ओपनिंग लिया था, फिर हमने इनपुट लिया था, देन माइनस क्लोजिंग किया था जिस तरह हम एफको में कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम अगेन जो है वो ओपनिंग को यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि ओपनिंग हम ऊपर लिख चुके हैं। ठीक है, तो सिंपल वो फिर मैंने उसको नीचे सिंपली वे में लिख दिया कि इनपुट सिर्फ क्लोजिंग लेंगे, क्योंकि ओपनिंग को अब आप ऐड ही ना करें, जब आप ऐड ही नहीं करेंगे तो उसको माइनस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो इनपुट माइनस क्लोजिंग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देन क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस लेंगे, देन वो सारा वही चीज़ है, स्टेटमेंट ऑफ इवोल्यूशन भी वो है। तो ये बहुत आसान टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। इस कल जो है हम डिस्कस करेंगे, इसमें एबनॉर्मल लॉस जो कंपटीशन आ जाएगी ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के साथ, देन इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैसे हम फाइंड करते हैं वो सारा। ठीक है, एंड जो भी आगे सब्सिक्वेंट प्रोसेस है उसकी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।